भ्रष्ट। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बात करेंगे मालेगांव ब्लास्ट केस पर हुए बड़े खुलासे की, जिसकी चर्चा अब चारों तरफ है, जिसने देश के सियासी गलियारे का तापमान बढ़ा दिया है। बात पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर के उस दावे की होगी जिसने उस वक्त की कांग्रेस सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब ने दावा किया है कि मालेगांव धमाके को लेकर उन्हें संघ प्रमुख मोहन भागवत की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए थे। उन पर भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने का दबाव डाला गया था, लेकिन उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें टॉर्चर किया गया, प्रताड़ित किया गया, उन पर एफआईआर तक दर्ज कर दी गई। यहां इस खुलासे के बाद बीजेपी दाना पानी लेकर कांग्रेस पर चढ़ गई है। हिंदुओं को अपमानित करने का आरोप कांग्रेस पर मढ़ रही है। हालांकि कांग्रेस इन सभी आरोपों को नकार रही है, आरोपों को खारिज कर रही है, लेकिन सियासत के बीच में सवाल है कि क्या वाकई भगवा आतंक का नैरेटिव गढ़कर संघ प्रमुख को गिरफ्तार करने की साजिश थी, और अगर हां तो इस साजिश के पीछे कौन था? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। क्या मालेगांव ब्लास्ट में भागवत को फंसाने की साजिश थी? संघ प्रमुख के खिलाफ बड़ी साजिश किसने रची थी? मोहन भागवत को जेल कौन भेजना चाहता था? किसके इशारे पर साजिश का खेल चल रहा था? ये सवाल तब सुलग रहे हैं जब 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आने और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों के बरी हो जाने के ठीक बाद पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर सनसनीखेज दावा किया। महबूब मुजावर का दावा है कि मालेगांव ब्लास्ट के जांच अधिकारी और आला अफसरों ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव उन पर बनाया था। उस वक्त भगवा आतंकवाद का कंसेप्ट चल रहा था मीडिया के अंदर, और ये जो झूठे काम करने के लिए मेरे बोला तो मैंने नहीं किया। उसकी मेरे को सजा मिली, झूठा काम नहीं करने से मेरे को अटक किया गया, जेल में डाला गया और मेरी बदनामी की गई। फिर मैं वो केस के अंदर मेरे पास जो भी एविडेंस है वो मैंने कोर्ट में पेश किया और मैं निर्दोष छूटा। ये निर्दोष जो छूटा वो मैं 10 साल हो गए ये बात को, और ये डॉक्यूमेंट में एनआईए के कोर्ट में गए ये डॉक्यूमेंट, और उसका भी कुछ ना कुछ उसके अंदर नून है। सिर्फ इतना ही नहीं, महबूब मुजावर ने मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर कई और बड़े खुलासे किए हैं। उनका दावा है कि भगवा आतंकवाद के कॉन्सेप्ट को सिद्ध करने के लिए उन पर गलत जांच करने का दबाव बनाया गया था, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। मुजावर ने कहा, मैंने इसका विरोध किया क्योंकि मैं गलत काम करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए। लेकिन अदालत ने महबूब मुजावर को सभी मामलों में बरी कर दिया। देखो, मेरे को कायदेशीर नियम थे, तो मैं एकदम बार बार मोहन भागवत जी का नाम लेते हुए तो अच्छा नहीं है। तो एक बार मैं बताया, वो बात बताया, तो मेरे को जो भी है कायदेशीर आदेश था, मगर वो उसमें का कंसेप्ट था वो झूठ था। जो है मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो है तो बोल रहा हूँ, छाती ठोक के बोल रहा हूँ, हिम्मत से बोल रहा हूँ, सच्चा बोल रहा हूँ। कोर्ट में मैंने एफिडेविट दिया है इसके अंदर और मेरे पास एविडेंस है उसका। तो बार बार तुम मोहन भागवत को उठा के लाए, ऐसे जो बोल रहे ना, जो एक बार बोला वो बराबर है। महबूब मुजावर के इन खुलासों से सियासी गलियारे का तापमान चढ़ गया है। तत्कालीन जांच अधिकारी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है और सवाल बीजेपी ने तत्कालीन सरकार पर भी दागे। आरोप लगाया कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस ने हिंदुओं को फंसाया। 2008 का षड्यंत्र है, ये सभी के सामने अब खुल चुका है। और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आने के बाद कांग्रेस पर बीजेपी आरोपों के तीखे बाण चला रही है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई 2008 में हिंदुओं को फंसाने की साजिश रची गई थी? क्या वोट बैंक के लिए भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई थी? ब्यूरो रिपोर्ट। 2008 में मालेगांव में बॉम्ब ब्लास्ट होने के पश्चात जो जांच समिति गठित की गई थी, उस जांच समिति के एक अहम हिस्से थे। महबूब जी ने खुलासा किया है
कि उनके जो उच्च अधिकारी थे, जो वो एटीएस को हेड करते थे और जो सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर, एटीएस के ऊपर, कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद विमर्श को, इस सैफरन टेरर नैरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। जो मालेगांव बम ब्लास्ट में जो कुछ लोग हिंदू समाज के पकड़े गए थे और उसमें मोहन भागवत का भी नाम ले लो, इसी तरह का दबाव शायद उस सरकार की तरफ से हो सकता है, लेकिन उन्होंने माना नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन जो दूसरे लोगों को पकड़ा है उसके बारे में भी उन्होंने सोचना चाहिए था कि अपनी वर्दी अपने पास है, सरकार कितना भी दबाव डालेगी तो भी एविडेंस पर ही मतलब कोई आरोप। एजेंसीज के ऊपर कोई दबाव सरकार का होना नहीं चाहिए, निष्पक्षपात से उन्होंने काम करनी जरूरी है। और सरकार, अगर कोई भी सरकार हो, इस तरह की बात करती है और जो अधिकारी इतने सालों के बाद कह रहा है, उसके ऊपर भी देखना चाहिए कि भाई उस वक्त आपने क्यों नहीं ये किया, आपको किसने रोका था, या आप किस लिए, अगर आप भी उस दबाव में आते हैं तो गलत काम करते हो आप, तो देश को भुगतने पड़ते हैं ऐसे परिणाम, तो वो भी देखना चाहिए। और सरकार ने इन एजेंसीज, प्रोबिंग एजेंसीज या जांच एजेंसीज के पीछे इस तरह का दबाव तंत्र नहीं। 2008 में मालेगांव ब्लास्ट को लेकर एनआईए कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए। सियासत इसको लेकर हो रही है, उस वक्त की गई टिप्पणियों को लेकर सवाल हो रहे हैं। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का जो नाम दिया गया था, उस पर 8 सियासी पार्टियां आमने सामने हैं। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए डीएस चौहान जी जुड़ गए हैं, जो कि संघ विचारक के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हैं। अनंत अमित मेरे साथ में हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। एलन राव सर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, पूर्व डीसीपी रह चुके हैं। संजीव कौशिक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले डीएस चौहान जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह के खुलासे अब हो रहे हैं, देखिए कोर्ट ने फैसला सुना दिया, कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद अब कुछ और खुलासे हैं जो कि सामने आ रहे हैं। और अब यहां सीधे तौर पर यह कहा गया है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तारी के आदेश दिए गए थे। यानी क्या आरएसएस को फंसाने की साजिश थी, क्या हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश थी? इसे आप कैसे देख रहे हैं? दुर्भाग्य है, इस प्रकार की यदि कोई संरचना गवर्नमेंट करती है, सामाजिक संगठन समाज में काम करते रहेंगे। निराधार उनको फंसाना या केवल वोट की राजनीति करना, ये दुर्भाग्य इस देश का। और कांग्रेस ये करती रही, उस समय काफी लग रहा था कि इसका मंसूबा ठीक नहीं है, और आज ये साफ भी हो गया। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की मंशा ठीक नहीं है, कांग्रेस ने जानबूझकर ये बदनाम करने की साजिश रची, या फिर उस तरह से प्रेशराइज किया गया जैसे कि मालेगांव ब्लास्ट पर अब ये सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो कोर्ट ने ये रुख साफ कर दिया और ये बता दिया कि जो आरोप लगाए गए उनको लेकर सबूत सामने नहीं आए, लेकिन अनंत अमित जी, जो सिनेरियो अभी बना हुआ है मालेगांव ब्लास्ट को लेकर, चूंकि साध्वी प्रज्ञा भी कहती रही कि बड़ा प्रताड़ित उन्हें किया गया, बड़ा प्रेशराइज किया गया, फिर 17 साल का लंबा इंतजार भी देखा और उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन अगर जो आरोप लग रहे हैं अभी, अगर इनमें सच्चाई है तो क्या लग रहा है, मंशा क्या हो सकती है? देखिए, 19 सितंबर 2008 के बाद से भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक में ये कहती रही कि सैफरन टेरर की बात, भगवा आतंकवाद के खिलाफ हम सड़क से लेकर सदन तक में लोगों से कहते रहे और देश की जनता को यह बताते रहे कि ये जो भगवा आतंकवाद की बात जो कही जा रही है, ये निहायत ही सिर्फ सनातनियों को बदनाम करने की एक साजिश है। और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कुछ ऐसे दल, कांग्रेस जैसे और इंडी गठबंधन जो आज बना हुआ है, ये ऐसे तमाम दल जिस तरीके से, और आज महबूब साहब के खुलासे के बाद यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और जो कह रही थी, और जिस तरीके से महबूब साहब का आज बयान आया, महबूब साहब कह रहे हैं कि आरएसएस के चीफ माननीय मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने के लिए उनसे कहा गया, तो ये हम जो कह रहे थे आज ये साबित हो चुका है। और पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में एक खबर गया है, एक मैसेज गया है कि भगवा आतंकवाद की बात करने वाले तमाम ऐसे दलों को एक उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है। और देश की 100 करोड़ सनातनी ये जानना चाहते हैं इस देश से और कांग्रेस से
कि आपने जो भगवा आतंक की बात कही वो निहायत ही झूठा था। आप सनातनियों को क्यों बदनाम करना चाहते थे? आप सनातनियों के खिलाफ इस तरह की क्यों साजिश रचना चाहते थे? और देश ये भी जानना चाहता है कांग्रेस के वो दो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री माननीय पी चिदम्बरम साहब से, माननीय शिंदे साहब से, सुशील शिंदे साहब से, कि आपने दोनों लोगों ने डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में कहा कि भगवा आतंक पूरे देश में फैल रहा है, इसको कैसे रोका जाएगा। तमाम प्रदेश के डीजीपी को आपने ब्रीफ किया। आज जो बातें उस समय जो कही जा रही थी उन बातों का क्या होगा? आज जिस तरीके से महबूब साहब ने बयान दिया है तो ये तय हो गया है कि सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस ऐसे फंसाना चाह रही थी। और महबूब साहब तो ये भी कर रहे हैं कि सरकार की ये भी मंशा थी कि उनकी हत्या तक की साजिश रची जा रही थी। तो हमारी ये मांग है कि जो भी उस समय इसमें साजिश में शामिल होंगे, चाहे कोई अधिकारी रिटायर भी कर गया हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कांग्रेस को लेकिन फिर सवाल आता है कि 17 साल गुजर गए इस चीज को, 17 साल बाद कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आता है, उसके बाद में पूर्व एटीएस अफसर आखिर क्यों मुंह खोलते हैं? इससे पहले क्यों नहीं खोला गया? एल.एन. राव सर, चूंकि आपने भी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, क्या आप सरों पर ऐसा कोई प्रेशर होता है क्या, जैसा कि महबूब साहब बोल रहे हैं? नमस्कार आपके सभी व्यूअर्स को। और मैं दिल्ली की बात कर सकता हूं। दिल्ली में ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता, ना मेरी 37 इयर्स की सर्विस के दौरान कोई ऐसा प्रेशर कोई हुआ राजनीतिक दबाव के चलते कोई गलत काम करने के लिए कहे या किसी को गलत फंसाने के लिए कहे, ऐसा मेरे यहाँ तो नहीं हुआ। बट जनरली देखा गया है कि स्टेट्स में कुछ चलता है, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, जो इसका कंट्रोल हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। लेकिन जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के राजनीतिकों के साथ है, वहाँ पर कई बार एलिगेशन ऐसे लगने को मिले हैं कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं वो शायद कोई प्रेशर डालते हो। वो पर्टिकुलर अलग अलग केस की तो बात मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इस केस में जैसा कि अभी आ रहा है, मैं ये प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसा मैं एक वर्डिक्ट की बात कर रहा हूँ। कल जो स्पेशल एनआईए कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, उसमें वर्डिक्ट में साफ ये प्रतीत होता है कि ऐसी जो एविडेंसेस थी, गवाहियाँ थी, उस गवाहियों के आधार पर ये सबूत वहाँ कोर्ट के सामने पेश नहीं किए गए और इसी वजह से वो सभी आरोपी बरी हो गए। कोर्ट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंस जिसे कहते हैं बहुत ही कड़ी टिप्पणियां भी की हैं कि इस प्रकार से ऐसे गलत लोगों को अगर किसी को किसी केस में फंसाया जाता है तो वो अच्छी बात नहीं है। और उनको शायद उनको कोई कंपनसेट करने के लिए भी अमाउंट भी तय किया कि उनको विक्टिम माना, ऐसा कुछ लगा है कि उनको विक्टिम माना गया है। तो ऐसे केसेस को बड़ा ध्यान से देखना चाहिए सभी को, सरकारों को भी। और ऐसे अगर कहीं किसी इसमें महाराष्ट्र की बात मैं अभी कर लूँ कि अगर यहाँ पर कोई प्रेशर था तो उन ऑफिसर्स को ये देखना चाहिए था कि ये प्रेशर है तो सच्चाई सामने कभी भी आ सकती है। मैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता दूं, कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो कोई भी ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेशन को साक्ष्यों के आधार पर करता है, ना कि किसी के प्रेशर में दबाव पे आने के बाद करना चाहिए उसको। अगर कोई ऑफिसर ऐसा करता है तो उसको ये समझना चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेशन कहीं और भी तो ट्रांसफर हो सकती है। जो मालेगांव की इन्वेस्टिगेशन थी, भले ही एनआईए के पास थी और एनआईए उस टाइम पर वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है, लेकिन अगर ये लोकल पुलिस के पास थी या एसआईटी के पास पहले थी कि एसआईटी ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, तो वो डिपेंड करता है कि वो अंडर प्रेशर काम किया था या नहीं किया था। इसकी अब क्योंकि अब चर्चा हो रही है तो चर्चा हो रही है तो अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी इसमें अगर होगी जो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सहूलियत के हिसाब से, टाइम के हिसाब से भी लोग बोलने लगते हैं। अब इसमें सच कितना है या फिर कितनी मनगढ़ंत कहानी है, ये पूरी तरह से चीजें इन्वेस्टिगेट की जाए तब साफ हो पाएगा। अगर पूर्व एटीएस अफसर ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था या फिर उनका नाम सामने लाने के लिए कहा गया था और प्रेशराइज किया गया था, जब ऐसा नहीं किया गया तो प्रताड़ित किया गया, और अब जाकर मुंह खोल रहे हैं 17 साल बाद,